नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा, किस किस की क्लास लगाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को जिस राफेल से ठोका, उसी से अब चीन को निपटाने की तैयारी लॉन्च हो गई है क्या? पाकिस्तान को बचाने निकला चीन खुद कैसे अलबलाया हुआ है और मोदी के नए भारत के खिलाफ कौन सी बड़ी साजिश रच रहा है, आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ट्रंप से लेकर जिनपिंग तक पर्दे के पीछे पीएम मोदी और भारत के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं ये लोग, आज इसके बारे में आपको समझना चाहिए। शहबाज मुनीर गजब फड़फड़ा रहे, किस किस से गुहार लगाए कि मोदी से सेटिंग करा दो प्लीज। पाकिस्तान के नेताओं की स्क्रिप्ट और राहुल गांधी के डायलॉग हूबहू कैसे मैच हो रहे हैं। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान का कांग्रेस के किस बड़े नेता ने ही मजाक बना दिया, आज यह भी दिखाऊंगा। पहले रामलला, अब पूरा राम दरबार सज गया है। राम मंदिर की वो तस्वीरें लेकर आया हूं जो हर सनातनी को देखनी चाहिए। आज सीएम योगी के बर्थडे पर कौन सा ऐसा गिफ्ट मिल गया जो किसी को भी धुआं धुआं कर दे। पहले बारिश, अब बर्फबारी का कहर। बेईमान मौसम के मार की सबसे घातक तस्वीरें पूरे देश भर से आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं और कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। चिनाब ब्रिज शुरू होने के बाद श्रीनगर और कटरा के बीच सफर का समय काफी कम हो जाएगा। जहां अभी सड़क से 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, वहीं वंदे भारत ट्रेन के जरिए पूरा सफर जो है वो मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 10,000 के बेल बॉन्ड पर शर्मिष्ठा को जमानत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकती। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। शर्मिष्ठा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। हालांकि शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया था और माफी भी मांग ली थी। देश में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,866 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 रही और इसमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल रहा। हालांकि राहत की खबर यह है कि अब तक 3,955 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हो गए, यानी अभी करीब 911 लोग पॉजिटिव हैं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर खतरनाक भेड़िए का खौफ देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया है। एक दिन पहले मां के साथ सो रहे एक 2 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था और उसका शव खेत में मिला था। कल रात 12 साल के बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर उसे घायल कर दिया। कुल मिलाकर अब तक 3 लोग भेड़िए के हमले में शिकार हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए कि गांव के लोग खुद रात में पहरा देकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच नकली कैंसर दवा रैकेट का बड़ा पर्दाफाश करने में कामयाब रही है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लाखों की नकली लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बरामद की। क्राइम ब्रांच ने लक्ष्मीनगर, बुद्ध विहार और चांदनी चौक में एक साथ छापेमारी की और इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए कैंसर मरीजों को सस्ती दवा के नाम पर टारगेट करते थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा के साथ शादी कर ली है। महुआ मोइत्रा ने 31 मई को जर्मनी में पिनाकी मिश्रा के साथ शादी की। यह महुआ मोइत्रा की दूसरी शादी है। पिनाकी मिश्रा बीजेडी के बड़े नेता हैं और पुरी से सांसद रह चुके हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जिस राफेल से ठोका, उसी से अब चीन को निपटाने की तैयारी लॉन्च हो गई है क्या? पाकिस्तान को बचाने निकला चीन खुद अलबलाया। मोदी के नए भारत के खिलाफ कौन सी बड़ी साजिश रच रहा है? ट्रंप से लेकर जिनपिंग तक पर्दे के पीछे पीएम मोदी और भारत के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने जो गेम पलटा है, उससे भैया दुनिया चकराई हुई कि इस नए भारत से निपटना कैसे है। नए भारत की ठोक नीति और कूटनीति दोनों का ऐसा जलवा है कि बड़े बड़े देश अंदर ही अंदर कुड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये वो नया भारत है जो मारने से पहले से किसी से पूछता नहीं है। ये किसी के पास मांडवली के लिए जाता नहीं है कि तुम आ जाओ यार कुछ देख लो। ये वो नया भारत है जो अपने ही बनाए हथियारों से दुश्मनों को ठोक भी देता है और फिर दुनिया को बता भी देता है कि देखो मार दिया। ये वो नया भारत है जो सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और बड़े बड़ों को ठोक रहा है। और इसलिए न चाहते हुए भी चीन से लेकर अमेरिका तक में भारत ने आग लगा दी।
और आज तो ऐसी खबर आ गई जो पाकिस्तान ही नहीं पूरे चीन में भी हड़कंप मचा देगी। अब राफेल विमान का फ्यूजलीज यानी फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनने जा रही है और इसके लिए फ्रांस की दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बीच हैदराबाद में प्लांट लगाने को लेकर समझौता हो गया है। यह इतिहास में पहली बार होगा कि फ्रांस अपने एडवांस जेट का अहम हिस्सा किसी दूसरे देश में बनाने जा रहा है। राफेल के अहम हिस्से का प्रोडक्शन भारत में साल 2028 में शुरू भी हो जाएगा और इस फैक्ट्री में हर महीने राफेल के 2 फ्यूजलेजेस बनेंगे। फ्यूजलेज में विमान का मुख्य ढांचा शामिल होता है, यानी भारत न सिर्फ अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ आगे बढ़ गया है, बल्कि राफेल जैसा विमान भी भारत में बनने जा रहा है। यह कदम भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी छलांग की तरह है। यह आत्मनिर्भर भारत की राह में नया माइलस्टोन है और इस समझौते के साथ ही भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनने के और करीब आ जाएगा। और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चीन खुद को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों को धुआं करके चीन की पूरी डिफेंस मार्केट गिरा दी। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का जलवा दिखाकर अपने लिए दुनिया की बड़ी मार्केट को खोल दिया और आज की डेट में देखिए कि भारत का आकाश तीर हो, ब्रह्मोस हो, भाई खरीदने के लिए लाइन लग गई कि गजब चीज है यार, तुम्हारे पास, हमको भी दो। और अब यह ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने मान लिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने चीन से इसकी शिकायत भी की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। भाई पाकिस्तान ने धीरे हल्की आवाज में कहा होगा, लेकिन कहा क्या दियो यार चाइनीज माल, इंडिया मार के चला गया, ये बजा ही नहीं, बीप बीप नहीं कर रहा था। इस पर चीन ने बहाना बनाते हुए पाकिस्तान को कह दिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइल्स को रोकने के लिए बने ही नहीं थे। यानी चीन भी मान रहा है कि भारत ब्रह्मोस से मारता है तो चीन के औकात के बाहर की बात है कि वो उसको समझ पाए और रोक पाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और चीन के लिए नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस से भी बड़ी मिसाइल तैयार कर रहे हैं। यह ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान तो होगा ही, चीन का ज्यादातर हिस्सा भी आ जाएगा। यह मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LD-HCM। DRDO जल्दी ही ET-LD-HCM हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से यानी मैक 5 की स्पीड से उड़ती है। मैक 5 की स्पीड वाली किसी मिसाइल को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर। तेज गति की वजह से रडार ऐसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाते। ऐसी मिसाइल्स को रोकना नामुमकिन जैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये आमतौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो अपनी टॉप स्पीड में सीमित समय के लिए रह पाती है, लेकिन एक्सटेंडेड हाइपरसोनिक मिसाइल ज्यादा समय तक टॉप स्पीड में रहती है, जिससे इनकी रेंज भी बढ़ जाती है। भारत की ऐसी ताकत देखकर ही क्या चीन क्या अमेरिका सब अलबलाए हुए हैं बॉस। चीन तो पहले से दुश्मन है। जब से पाकिस्तान को भारत ने पीटा है, चीन ने नई नई चालें चलना भी शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका भी अंदर ही अंदर खेल कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसते थे, वो पाकिस्तान को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते चले जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंक की धरती बताते थे, वो ट्रंप पाकिस्तान के आतंक पर आजकल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उधर जब से नरेंद्र मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कही है, तब से चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन भारत की रफ्तार रोकने के काम में जुट गया है। भाई देखिए, मजबूत होना बहुत शानदार बात होती है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं, जब आप ताकतवर होते हैं, तो 10 दुश्मन भी खड़े होते हैं। और चीन, अमेरिका, ये इन देशों को तो ऐसा लगता है कि यार हम तो टॉप के हैं, ये कहां भारत हमसे आगे निकल रहा है। ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये भारत दुनिया को लीड कर रहा है। और इसलिए आप देखिए चीन और अमेरिका भारत के साथ क्या क्या खेल कर रहे हैं, आज आपको पूरा समझना चाहिए। और भारत कैसे इन दोनों के खेल को पलट देगा, ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो खेल चल रहा है दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बीच, जरा इसका एक ट्रेलर देखिए।
सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। आप देखिए कि चीन कैसे भारत के खिलाफ खेल करने में लग गया है। भारत की ताकत को रोकने के लिए चीन ने नई टांग अड़ा दी। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन ने अपने यहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने को सीमित कर दिया है। चीन की कोई भी कंपनी अब सरकार की इजाजत के बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाहर नहीं भेज सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बैटरीज बनती हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और सर्किट बनते हैं। इस मामले में भारत की चीन पर बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि 99% मैग्नेट और बैटरी भारत को चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती है। खास तौर पर भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर चीन पे इसी वजह से बहुत डिपेंडेंट है। ईवी के मामले में मारुति और बजाज जैसी भारतीय कंपनियां अपनी पूरी मोटर असेंबली चीन से इंपोर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर भारत के बड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन चीन की वजह से इस सेक्टर पर असर पड़ सकता है। इस मामले में चीन की मनमानी इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 70% माइनिंग चाइना में होती है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 90% रिफाइनिंग भी चीन में होती है। इस मामले में चीन पर सिर्फ भारत ही नहीं, आप यह मत सोचिए कि भारत की डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है। खुद अमेरिका जैसा देश 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से इंपोर्ट करता है। अमेरिका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सिर्फ एक माइन है जिसमें 45,000 टन का उत्पादन होता है, फिर भी अमेरिका के लिए काफी नहीं है। इसी तरह से भारत में 69 लाख टन के करीब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, लेकिन सिर्फ 2900 टन की ही माइनिंग हो पाती है। भारत ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि अपने यहां प्रोडक्शन बढ़ाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चीन पर निर्भरता कम की जाए, खत्म की जाए, लेकिन उसमें समय लगेगा। और चीन चूंकि देख रहा है कि भारत तो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, तो क्या करे भाई लंगड़ी लगाने के लिए, तो एक काम करो, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो हमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा, इस तरह का आदेश दे दिया। चीन इन्हीं सब बातों से चिढ़ा रहता है क्योंकि भारत उसको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अब तक मैन्युफैक्चरिंग को चीन अपनी बड़ी ताकत समझता था, लेकिन भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया में डंका बजा दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म जेपी मॉर्गन की PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर की गतिविधियों में भारत टॉप पर है बॉस। अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.2 था, जबकि सर्विस सेक्टर में यह 58.7 था। यह नंबर याद रखिएगा, 58 और 58.2 और 58.7। जबकि भारत के मुकाबले चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI 50.4 है और सर्विस सेक्टर का 49 है। यानी चीन इस मामले में हमसे पीछे है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत को देखने के लिए PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक अहम पैमाना होता है। अगर किसी सेक्टर में PMI 50 से ऊपर है, इसका मतलब उस सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। और आप देखिए भारत 50 से ऊपर नहीं है बॉस, ऑलमोस्ट 60 के करीब पहुंचा हुआ है। और चीन तो सर्विस सेक्टर में 50 से भी नीचे है, भारत फिर वहां भी 58.7। यानी चीन को दिख रहा है कि भारत पाकिस्तान को कैसे मार रहा है, यह दुनिया देखकर वाहवाही कर रही है। चीन को दिख रहा है कि चीन से लोग उठ के, कंपनियां उठ के भारत आ रही। चीन को दिख रहा है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और चीन को समझ में आ रहा है कि इस भारत को लंगड़ी नहीं लगाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत क्या करेगा, ये आगे बताऊंगा। ये दुनिया मान रही है कि भविष्य भारत का है। आप देखिए कि ग्लोबल इक्विपमेंट और सर्विसेज कंपनी CNH ने भी भारत के चमकते हुए फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। CNH के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले हेवी इक्विपमेंट जैसे लोडर्स, कंपैक्टर्स, ये सब चीन के मुकाबले भारत में काफी सस्ते हैं। और अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में फायदा होगा। CNH के मुताबिक भारत जिस प्रोएक्टिव अप्रोच से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, उसका फायदा भारतीय कंपनियों को होगा। CNH ने यह भी बताया कि उसके 50% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भारत में बनते हैं और उसे 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं।
आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो, भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि चीन क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया दंग है। जैसे आप देखिए ना कि कल ही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वो ब्रिज है। ये ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं है बॉस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो भारत ने बनाया है। 1 किलोमीटर 300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर पर। यह ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सोचिए कहां बना हुआ है यह ब्रिज। चिनाब ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप आएगा, तेज हवाएं आएंगी, कोई नहीं, वो कहेगा हट मेरे सामने मत आओ, मुझे हिलाने का प्रयास मत करो। इसको बनाने में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस ब्रिज की फाउंडेशन आधे फुटबॉल मैदान के बराबर तो इसका फाउंडेशन है बॉस। यह है नया भारत, अद्भुत काम कर रहा है भारत। इसीलिए चीन से लेकर अमेरिका तक अलबलाए हुए। और एक तरफ चीन की पोल भारत ने खोल दी कि भाई देखो, ये खुद चीन ने माना ना कि भाई हमसे नहीं रुक पाएगा ब्रह्मोस, हमारे औकात के बाहर की चीज है ब्रह्मोस को डिटेक्ट करना। दूसरा, चीन में उसके मार्केट में भारत छेद कर रहा है। और उधर अमेरिका जो खेल कर रहा है उससे अमेरिका की भी पोल खुलती जा रही है। जैसे आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने भाई? ट्रंप कह रहे हैं कि इस आदेश में ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी कि कोई हमारे यहां मत आना इन 12 देशों से। कौन कौन 12 देश है भाई? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और यमन। 12 देशों पर बैन क्यों लगाया भाई? ट्रैवल बैन। क्या वजह है? कह रहा आतंकवाद की वजह से लगाया। इन 12 देशों में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या फिर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसलिए उसने कहा कि इन 12 देशों से कोई हमारे यहां घुसना मत। लेकिन लोग ट्रंप की इस लिस्ट को देखकर माथा पीट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में सबसे बड़ा आतंकी देश पाकिस्तान क्यों नहीं है फिर? जबकि यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान तो आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा है। भाई हाफिज सईद कहां? पाकिस्तान में। मसूद अजहर कहां? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां? पाकिस्तान में। वो सैफुल्लाह कहां? पाकिस्तान में। कई इंटरनेशनल आतंकी कहां पल रहे हैं? पाकिस्तान में। यहां तक कि अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मराया था? ओसामा बिन लादेन कहां मारा था अमेरिका ने उसको? भाई वही पाकिस्तान में घुस के मारा था, वहीं छुपा हुआ था वो। ये ट्रंप को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब लोग मिलके भीतर घुनने भारत के खिलाफ ये सब साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसको लगा के रखो इंडिया के पीछे। आज भी पाकिस्तान में आतंकवादी रैली कर रहे हैं, रैलियों में भाषण दे रहे हैं। अमेरिका को नहीं दिख रहा है सर, ट्रंप को नहीं दिखता है। आंख कमजोर हो गई उम्र की वजह से। हमने आपको दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई दिनों तक जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए थे, जो आतंकवादी अपने परिवार के आतंकी सदस्यों के जनाजे पर जाने से डर गए थे, वो फिर से पाकिस्तान में रैलियां करने लगे। इन सब ने से भारत निपट ही लेगा इन सब से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का मौका नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के ये आतंकी खुद दे रहे हैं। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को सोचना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद पर पलटी क्यों मार ली है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये IMF क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये सब जो विदेश वाले हैं ना, इनको बहुत आग लगी हुई कि कैसे सालों साल की गुलामी में रहने वाला भारत जो है वो अचानक से आजादी के बाद 75 साल में इतना शानदार हो गया, और बीते 10 साल में तो रॉकेट ही बना हुआ है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों को चीन बचाता है, अमेरिका अनदेखी करता है, दोनों पाकिस्तान को पंप करते हैं कि भारत को आतंकवाद में उलझाए रखो। इनको कुछ भाई इनसे भी तो पब्लिक पूछती होगी ट्रंप से, यार ये बताओ, तुम हमारा देश जो है अमेरिका जैसा देश 1-1.5% की ग्रोथ से चल रहा है, ये मोदी कैसे 7%, 7.5% पहुंचा दे रहे हैं जी? अभी पिछली तिमाही में भारत की ग्रोथ जो है वो GDP जो है वो 7% से ज्यादा की एवरेज उससे ग्रो की है। चीन उससे नहीं हो पा रहा, दुनिया में किसी से नहीं हो पा रहा। इनको भी तो बोलना पड़ता होगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे अगर मोदी कर पा रहा है। भारत के लिए चैलेंज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पुराने दुश्मन करीब आ गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पे बात की है। ट्रंप ने शी जिनपिंग से 90 मिनट्स फोन पर बात की है।
ट्रेड डील को लेकर ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई, कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जिनपिंग से बातचीत अच्छी रही है, जल्दी ही दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील के लिए मुलाकात करेंगे। कल ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चौतरफा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका को लेकर मैसेज दे सकें कि अमेरिका सीरियस बिजनेस चाहता है। और जिस चीन को वो धकिया रहे थे कि चीन से हम नहीं सटते, चीन पे तो इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा, अब वही जिनपिंग से फोन करके बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको दिखने लगा है कि नया भारत जो है वो कैसे खड़ा हो रहा है और इनको अंदर ही अंदर खटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल जिस तरह की ग्लोबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे अमेरिका के लोग भी पसंद नहीं कर रहे। ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में ये एलन मस्क भी, वो भी ट्रंप को कोस रहे हैं। उनकी आज ट्रंप से ठन गई है। जिस आदमी ने ट्रंप को चुनाव जिताया वो आदमी आज ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे एक बिल को लेकर मस्क और ट्रंप में 36 का आंकड़ा हो गया है। ट्रंप एक बिल लेकर आए हैं जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। मस्क का कहना है कि यह बिल अमेरिका को बर्बाद कर देगा। ट्रंप के नए बिल में टैक्स में छूट और रक्षा खर्च को बढ़ाने की बात है। मस्क कह रहे हैं कि इस बिल की वजह से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इस बिल से बजट घाटा कम करने की वजह से बजट घाटा कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। मस्क ने कहा कि उन्होंने जो सरकारी खर्चे में कटौती का काम किया था वो ट्रंप ये बिल लाकर चौपट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को दिख रहा है भाई उसने रायता तो 10 जगह फैला दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। वो मामला तो सेट हुआ नहीं। अब उसको लग रहा है पब्लिक हटा ना दे तो एक काम करो, टैक्स में भारी छूट दे दो। एलन मस्क चेतावनी दे रहा है भाई कि अमेरिका बहुत तेजी से कंगाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अपनी ही कब्र के आसपास सीटी बजा रहा है। अमेरिका के कर्ज को लेकर जो खतरे की घंटी मस्क बजा रहे हैं उसका सच भी आपको जानना चाहिए कि अमेरिका पे कर्ज कितना है। ये सारे लोग ऐसे ही नहीं हलबला रहे हैं। कर्ज इनका बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी उनकी उस तेजी से बढ़ नहीं रही है। अमेरिका का अगर आप देखेंगे कर्ज, अमेरिका पर कर्ज कितना है आप देखिए। कुल कर्ज जो अमेरिका के ऊपर है, कुल कर्ज अमेरिका पर जो है वो है 3,000 लाख करोड़ रुपए। भाई साहब ये तो अगर आप 0 लगा के लिखने जाइएगा तो लिख भी नहीं पाइए। यानी उसकी जीडीपी का 122% सिर्फ कर्ज है अमेरिका में, 122%। और हर 100 दिन में ये जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है ये 85 लाख करोड़ रुपए बढ़ रहा है। हर 100 दिन में आप सोचिए अमेरिका पे 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ जाता है। हर सेकंड, 1 सेकंड में अमेरिका के ऊपर 45 लाख रुपए का कर्ज चढ़ता है। हर सेकंड अमेरिका पर 45 लाख रुपए का कर्ज चढ़ रहा है, हर सेकंड। यह है अमेरिका की सच्चाई। ट्रंप की नीतियों का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है और जिससे अमेरिका की कंपनियां परेशान हो गई। जैसे ट्रंप ने एप्पल से कहा कि वो अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनाए, भारत या किसी और देश में ना बनाए। अगर एप्पल ऐसा नहीं करता है तो उसे 25% टैरिफ देना होगा। लेकिन आप देखिए कि एप्पल 25% टैरिफ देकर भी अमेरिका के मुकाबले भारत में सस्ते आईफोन बना सकता है। भारत में आईफोन की असेंबली कॉस्ट $30 यानी मात्र करीब 2573 रुपए के आसपास बैठती है। $30 एक आईफोन बनाने में, जबकि 25% टैरिफ भी अगर उसने दे दिया जो कि करीब $7.5 बैठेगा और उसको भी जोड़ने पर असेंबली कॉस्ट $37.5 बनता है। यानी 3,3200 रुपए में एक आईफोन भारत में बन जाएगा। भारत में प्रोडक्शन की वजह से आईफोन का प्रॉफिट मार्जिन $450 प्रति आईफोन बैठता है, यानी करीब 38,607 रुपए। 25% टैरिफ के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन $442 के करीब बैठेगा, जबकि अमेरिका में असेंबली कॉस्ट $390 है, यानी 33,459 रुपए, जिसकी वजह से अमेरिका में प्रति आईफोन जो एप्पल का प्रॉफिट है वो सिर्फ $60 रह जाता है, यानी 5,000 रुपए। यानी भारत में एक आईफोन बनाएगा और 25% का टैक्स भी दे देगा अमेरिका को, तब भी एप्पल कंपनी जो है वो 30,000 से ज्यादा का 35,000 का मुनाफा कमाएगी और अमेरिका में बनाएगी तो हर आईफोन पे 5,000 रुपए। कहेगा जाओ भागो यहां से। भाई बड़ी कंपनी है, वो पैसा कमाने बैठी है कि ट्रंप की दादागिरी सहने बैठी है? आप खुद सोचिए कि एप्पल 38,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहेगा या फिर अमेरिका में आईफोन बनाकर 5,000 रुपए का प्रॉफिट लेना पसंद करेगा। और तो और अमेरिका से कई गुना बड़ा मार्केट भारत में,
इसी वजह से एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप की टैरिफ की धमकी को गंभीरता से लिया ही नहीं। यह इस वक्त हालत हो गई है अमेरिका की। और आप भारत को देखिए बॉस, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इस वक्त जो यंग जनरेशन है, यंग आबादी है, वो तेजी से बढ़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिन देशों में यंग आबादी है, वर्किंग क्लास जो है, वो इस वक्त भारत में है। मार्केट इतना शानदार और इतना बड़ा है, भारत को नहीं धमका पाओगे बॉस। ये सब टुटपुंजिया पॉलिटिक्स करोगे, लेकिन भारत, और वो भी नरेंद्र मोदी का नया भारत, ये ना आने वाला तुम्हारे जहां से। लेकिन भारत के अंदर के लोग जब भारत को कमजोर करने आते हैं तो दिक्कत होती है। पाठशाला की अगली क्लास जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, शहबाज मुनीर गजब फड़फड़ा रहे, किस किस से गुहार लगाए कि मोदी से सेटिंग करा दो। पाकिस्तान के नेताओं की स्क्रिप्ट और राहुल गांधी के डायलॉग हूबहू मैच कैसे हो रहे हैं। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान को कांग्रेस के किस बड़े नेता ने ही मजाक बना दिया, आज इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जब चीन और अमेरिका जैसे देश भारत की ताकत देखकर लाए हुए हैं, तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है, दो कौड़ी का देश। पाकिस्तान तो बस यही जुगाड़ करने में लगा कि जैसे तैसे वो नरेंद्र मोदी से आगे की पिटाई के लिए से बच जाए। आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी से सेटिंग करवा दो। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हाथ जोड़ रहा है कि पाकिस्तान और भारत की बातचीत करवा दो ना यार। उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से किसी भी लेवल पर जाकर बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान को बैठकर बात करनी चाहिए। यानी जो लोग धमकियां देते थे, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, बम तो नहीं फटा, इनकी हालत टाइट। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर। इससे पाकिस्तान पैनिक मोड में है। लेकिन हमारे ही देश में विपक्षी दलों को सच सुनना नहीं। पूरा विपक्ष ये झूठ फैलाने में लगा है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी तो सरेंडर की रट लगाए हुए हैं। पाकिस्तान के नेताओं और राहुल गांधी के डायलॉग्स इतना मैच कैसे हो जा रहे हैं। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान का कांग्रेस के किस बड़े नेता ने ही मजाक बना दिया। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, आज आपको यह सब दिखाऊंगा। पाकिस्तान का तो नरेंद्र मोदी ने भूत बना रखा है। पाकिस्तान फर्जी जीत का जो जश्न मना रहा था, वो सारा बुखार नरेंद्र मोदी ने पहले ही उतार दिया। पहले सैन्य ताकत से पाकिस्तान को कूटा, फिर कूटनीतिक ताकत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है कि जल्द से जल्द भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गिड़गिड़ाकर भारत के साथ बातचीत कराने का आग्रह किया। शहबाज शरीफ ने अपील की है कि ट्रंप भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मनाए। शहबाज कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में तनाव करने में ट्रंप को भूमिका निभानी चाहिए। यानी इसको लग रहा है कि भाई सरेंडर तो कर दिया हमने भारत के सामने, लेकिन भारत अभी भी कह रहा है कि पानी तो छोड़ूंगा नहीं और तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तो इधर उधर कहीं से भी कोई तो मनाए नरेंद्र मोदी को। यह वाला हिसाब पाकिस्तान का चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का सारा घमंड भी चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि सीज फायर करवाकर वो मोदी की मार से बच जाएगा, लेकिन मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान का पक्का इलाज शुरू कर दिया था। सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है कि वो दर्द से चीख रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए शहबाज ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उसमें कहा कि सिंधु जल समझौते के तहत पानी की हर बूंद पर पाकिस्तानियों का हक है और भारत अपनी खींच निकाल रहा है। भारत पर अपनी खींच निकाली, लेकिन शहबाज शरीफ को समझ में आ चुका है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला और सिंधु जल समझौता अब बहाल नहीं होने वाला। इसलिए शहबाज शरीफ ने सिंधु नदी पर बन रहे डायमर भाषा डैम के निर्माण को जल्द पूरा करने का ऑर्डर दिया है। शहबाज शरीफ ने सिंधु और चिनाब नदी पर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का भी आदेश दे दिया है। शहबाज शरीफ ने तेजी से काम पूरा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन योजना मंत्री एहसान इकबार ने उनके मुंह पर ही बोल दिया कि यह ना हो पाएगा बॉस हमसे, क्योंकि पैसे ही नहीं है। तुमको बोलने में तो पैसा खर्च होता नहीं, हमको बनाने में तो पैसा लगेगा। तो उनका मंत्री कह रहा है पैसा नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान सरकार ने इसी साल जल और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में बजट आवंटन में कटौती कर दी थी। उनको पता ही नहीं था कि मोदी ऐसी स्ट्राइक करने वाले हैं, वाटर स्ट्राइक। जल क्षेत्र में आवंटन को 13,500 करोड़ रुपए से घटाकर 10,900 करोड़ रुपए किया। ऊर्जा क्षेत्र के फंड को 16,900 करोड़ रुपए से घटाकर 14,400 करोड़ रुपए कर दिया था पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बचे खुचे पानी को बचाने के लिए बांध बना पाए। सोचिए भारत ने पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत करके छोड़ दिया। मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, अब पाकिस्तान को उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए।
जिससे पाकिस्तान लाइन पर आ रहा है, कह रहा है कि भाई एक बार मिल लो, तुम्हारे हमारी बात तो सुन लो। इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि यार एक बार एक मीटिंग तो करो ना यार, एक सुन के तो देखो, हम ठीक लोग हैं, भारत भाग यहां से, तुम ठीक है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को सुनिए, वो भाई कह रहा है कि पाकिस्तान पानी समेत कई मुद्दों पर भारत से बातचीत करना चाहता है। डार ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान हर स्तर पर बातचीत के लिए राजी। डार ने कहा कि जब भी भारत बातचीत के लिए कहेगा हम तैयार हैं। मतलब जूता उता पहन के, मोजा जूता पहन के, एकदम पैंट शर्ट पहन के तैयार है। एक बार नरेंद्र मोदी बोलेंगे आओ आओ, आने दो इसको, आने, तो तुरंत बातचीत के लिए पहुंच जाए। जो पाकिस्तान पहले कह रहा था कि भारत को सिंधु जल समझौता किसी भी हाल में बहाल करना होगा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरेगा, अब वही पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ उसका पानी रुकना नहीं है, पाकिस्तान की सांसें भी इसलिए अटक रही हैं क्योंकि उसने शिमला समझौता रद्द करके खुद भारत को पीओके वापस लेने का रास्ता दे दिया। आप सुनिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने हालात, जज्बात, समय सब बदल दिया है। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हम 1948 वाली स्थिति में आ गए। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि शहबाज शरीफ से अपना घर नहीं संभल रहा, ऊपर से पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, वो अलग। अब तो विदेशों में भी पाकिस्तान की खुलेआम इज्जत उतारी जा रही है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, यह न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तान की हार की होर्डिंग लगी गाड़ियां घूम रही, जिनमें असीम मुनीर को फ्रॉड मार्शल बताया गया है। उसके फेक टाइटल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुनीर को लूजर, धोखेबाज तक बताया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ठग लिखा गया है। ये होर्डिंग इमरान खान के समर्थकों ने लगाए हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका में, वही पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। भाई अमेरिकी भी जा रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ रहे हैं, ये कौन लायर है जी? तो देख रहे हैं कि अरे ये तो वही पाकिस्तान वाला जो मुनीरबा है, वही है। अपनी झूठी जीत का प्रचार करने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया। भारत की नकल करके अपने डेलीगेशन भी अलग अलग देशों में भेज दिए, लेकिन वहां भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही। शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता था, वो भी उसको दुत्कार रहे हैं कि भाग यहां से। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर कह रहा है कि दुनिया हमें भीख दे दे के तंग आ गई है। वो कह रहा है कि दुनिया, मुस्लिम देश तक ये नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेके आए, बेगिंग बाउल। खुद कह रहा है भीख का कटोरा मत लेके आओ भाई, दुनिया कह रही है कि कुछ बिजनेस कर सकते हो तो आओ, हर बार भीख थोड़ी देंगे यार तुमको। मतलब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को गली का वो बना के छोड़ दिया है जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। पाकिस्तान जिन्हें अपना दोस्त समझता था, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाता था, वो देश भी अब पाकिस्तान की हैसियत समझ चुका है। इसलिए पाकिस्तान